नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि दिमाग के अंदर जैसे दो लोग हों, एक जो फौरन फैसला कर ले और दूसरा जो काफी सोच विचार करे। आज हम इसी की गहराई में जा रहे हैं। हम कैसे सोचते हैं, क्यों कुछ फैसले इतने आसान और कुछ इतने मुश्किल लगते हैं। हाँ, ये हमारे दिमाग की एक बहुत ही दिलचस्प गुत्थी है। और इस खोज में हमारे साथ है डैनियल कानेमन का जबरदस्त काम थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। वो मनोवैज्ञानिक हैं, पर नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में। कमाल है ना। हाँ, ये वाकई कमाल की बात है। उन्होंने अर्थशास्त्रियों को दिखाया कि इंसान, मतलब हम लोग, हमेशा तार्किक नहीं होते, खासकर जब पैसे या रिस्क की बात हो। और उनकी सबसे बड़ी खोज शायद यही थी कि हमारे दिमाग में फैसले लेने के लिए दो अलग-अलग सिस्टम काम करते हैं। दो सिस्टम एक ही दिमाग में। ये कैसे हो सकता है? मतलब क्या है ये सिस्टम 1 और सिस्टम 2? हाँ, इन्हें आप ऐसे समझ लीजिए जैसे दिमाग के अंदर दो अलग किरदार हैं। kahneman इन्हें कहते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2। ओके, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तो कौन है ये सिस्टम 1? कैसा किरदार है ये? सिस्टम 1 है हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो बहुत तेज है, एकदम सहज, इंट्यूटिव। ये हमेशा ऑन रहता है, ऑटोमेटिकली काम करता है, बिना किसी खास कोशिश के। अच्छा। हाँ, ये पैटर्न पहचानने में उस्ताद है, भावनाओं से जल्दी जुड़ता है और फटाक से नतीजे पर पहुंच जाता है, बिजली की तरह तेज। जैसे मान लीजिए कोई तेज आवाज सुन के एकदम से चौंक जाना, हाँ, या किसी को देखते ही पहचान लेना, ये सब सिस्टम 1 हुआ। बिल्कुल, एकदम सही। या जैसे 2+2=4। इसका जवाब सोचने में टाइम नहीं लगता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिस्टम 1 है, तेज, ऑटोमेटिक, एफर्टलेस। तो फिर ये सिस्टम 2 कौन है? अगर सिस्टम 1 इतना तेज और बढ़िया है, तो फिर सिस्टम 2 की जरूरत ही क्या है? सिस्टम 2 बिल्कुल उल्टा है। वो धीमा है, सोच समझकर चलता है, उसे मेहनत लगती है, ध्यान देना पड़ता है, वो तर्क करता है, विश्लेषण करता है, मुश्किल हिसाब किताब लगाता है, सेल्फ कंट्रोल रखता है। ये समझ लीजिए दिमाग का वो हिस्सा है जो थोड़ा आलसी है, पर मेहनती भी। आलसी? आलसी क्यों? आलसी इसलिए क्योंकि उसे काम पर लगाने में दिमागी ताकत लगती है, एनर्जी खर्च होती है। तो जब तक बहुत जरूरी न हो, दिमाग आसान रास्ता लेता है, सिस्टम 1 से ही काम चला लेता है। सिस्टम 2 तभी सामने आता है जब सिस्टम 1 कंफ्यूज हो जाए या कोई ऐसा काम आ पड़े जो मुश्किल हो। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण जहां सिस्टम 2 को ही काम करना पड़ता है? जैसे कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, या अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो। ओ हाँ, टैक्स रिटर्न, उसमें तो वाकई दिमाग लगता है। बिल्कुल। या फिर ये तय करना कि दो घरों में से कौन सा किराए पर लेना बेहतर है, या किसी भीड़ में किसी खास दोस्त को ढूंढना। इन सब में ध्यान लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ये सिस्टम 2 का काम है। kahneman का अंदाजा है कि हमारे शायद 95% फैसले सिस्टम 1 ही लेता है। 95%? हाँ, हम सोचते हैं हम बड़े लॉजिकल हैं, सोच समझ कर फैसले ले रहे हैं, पर असल में ज्यादातर वक्त हमारा ये तेज इंट्यूटिव सिस्टम ही ड्राइविंग सीट पर होता है। और यहीं से मतलब गड़बड़ शुरू होती है। गड़बड़? हाँ, क्योंकि सिस्टम 1 तेज तो है, पर वो जल्दबाजी में गलतियां भी खूब करता है। वो शॉर्टकट लेता है, पूरी बात जाने देना ही नतीजे पर कूद जाता है। शॉर्टकट? हाँ। मतलब ये हमें धोखा भी दे सकता है, कैसे? हाँ, कई तरीकों से। एक है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव ईज या संज्ञानात्मक सहजता। कॉग्निटिव ईज? हाँ, इसका मतलब है कि अगर कोई जानकारी हमें जानी पहचानी लगे या उसे समझना आसान लगे, तो सिस्टम 1 को लगता है कि वो सच है, क्योंकि उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। अच्छा, तो मतलब अगर कोई झूठ भी बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है, क्योंकि वो पहचाना हुआ सा लगता है। बिल्कुल, प्रोपेगेंडा इसी पर तो काम करता है। और इसी तरह अगर कोई बात साफ साफ लिखी हो, अच्छे फॉन्ट में, या कोई बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा हो, तो हमें वो ज्यादा भरोसेमंद लगती है, भली वो गलत हो। सहजता हमें सच्चाई का धोखा दे सकती है। और वो पहली धारणाएं, फर्स्ट इंप्रेशन, वो भी तो सिस्टम 1 का ही काम होगा। मैंने हेलो इफेक्ट के बारे में सुना है। हाँ बिल्कुल, हेलो इफेक्ट सिस्टम 1 का एक और क्लासिक उदाहरण है। अगर हमें किसी इंसान या चीज की कोई एक बात अच्छी लग जाती है, मान लीजिए कोई दिखने में अच्छा है, या किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो हमारा सिस्टम 1 मान लेता है कि उसकी बाकी सब चीजें भी अच्छी ही होंगी। वो पहली अच्छी बात एक प्रभामंडल, एक हेलो बना देती है बाकी सब चीजों के आसपास। तो इसका मतलब जॉब इंटरव्यू में पहला इंप्रेशन वाकई बहुत असर डालता है। या कोई नेता अगर अच्छा बोलता है तो हम मान लेते हैं कि वो ईमानदार भी होगा।
हाँ, ये बहुत आम है। सिस्टम 1 पूरी तस्वीर देखने की जहमत नहीं उठाता। वो एक अच्छी चीज देखता है और बाकी सब अच्छा मान लेता है। शेयर मार्केट में भी यही होता है। किसी मशहूर कंपनी का स्टॉक लोग ज्यादा भरोसेमंद मान लेते हैं, सिर्फ नाम की वजह से। बाप रे, ये सिस्टम 1 तो बड़ा गड़बड़ कर सकता है। और आपने कहा था ये शॉर्टकट्स लेता है, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं शायद। सही कहा, यूरिस्टिक्स। ये दिमागी शॉर्टकट्स हैं, अंगूठे के नियम जैसे, जो हमें जल्दी फैसले लेने में मदद करते हैं। ज्यादातर ये काम आते हैं, पर कभी-कभी बुरी तरह भटका भी देते हैं। एक बहुत आम यूरिस्टिक है उपलब्धता यूरिस्टिक। उपलब्धता ह्यूरिस्टिक, ये क्या चीज है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी चीज के होने की संभावना का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि उसका उदाहरण कितनी आसानी से हमारे दिमाग में आ जाता है। अच्छा। जो चीज आसानी से याद आ जाए, हमें लगता है वो ज्यादा आम है या उसके होने का चांस ज्यादा है। जैसे मान लीजिए प्लेन क्रैश की खबरें ज्यादा आती हैं, तो लोगों को लगता है हवाई सफर कार से ज्यादा खतरनाक है, जबकि शायद आंकड़े कुछ और कहते हो। एकदम सही पकड़ा। प्लेन क्रैश होते कम हैं, पर जब होते हैं तो खबर बड़ी बनती है, वो याद रह जाती है, तो हमें खतरा ज्यादा लगता है। एक और मजेदार उदाहरण लें। ज्यादा लोग किससे मरते हैं? शार्क के हमले से या सिर पर नारियल गिरने से? शार्क से ही मरते होंगे, फिल्मों में इतना दिखाते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर असल में सिर पर नारियल गिरने से साल में लगभग 150 लोग मर जाते हैं। शार्क से मुश्किल से 5 या 10। क्या बात करें, नारियल से? हाँ, क्योंकि शार्क के हमले की खबरें ज्यादा सनसनीखेज होती हैं, वो आसानी से याद आती हैं। यही है उपलब्धता ह्यूरिस्टिक। जो आसानी से याद आया वही ज्यादा संभावित लगा। तो मीडिया और कहानियां हमारी सोच को इस तरह मोड़ देती हैं। बिल्कुल। लॉटरी जीतने वालों की कहानियां सुनकर हमें लगता है कि हम भी जीत सकते हैं। अपराध की खबरें देखकर डर बढ़ जाता है, भले ही असल में अपराध कम हो रहा हो। ये ह्यूरिस्टिक हमारे रिस्क परसेप्शन को बिगाड़ देता है। और एक और चीज थी, एंकरिंग। क्या ये सच है कि कोई बिल्कुल बेमतलब का नंबर भी हमारे फैसलों पर असर डाल सकता है? ये तो बहुत अजीब है। अजीब है, पर सच है। एंकरिंग में होता यह है कि हमारा दिमाग किसी भी मिली हुई पहली जानकारी को, चाहे वो कितनी भी बेकार क्यों ना हो, एक शुरुआती पॉइंट, एक एंकर या लंगर बना लेता है, और फिर सारे फैसले उसी के आसपास घूमते हैं। कोई उदाहरण है इसका? कानेमन का एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। हम्म। उन्होंने लोगों के सामने एक व्हील घुमाया जिस पर 1 से 100 तक नंबर थे। फिर उनसे पूछा कि यूनाइटेड नेशंस में अफ्रीकी देशों का परसेंटेज कितना है। अब कमाल की बात देखिए, जिन लोगों के सामने व्हील पर बड़ा नंबर आया था, मान लीजिए 65, उन्होंने परसेंटेज ज्यादा बताया, और जिनके सामने छोटा नंबर आया जैसे 10, उन्होंने कम बताया। वो व्हील का रैंडम नंबर उनके दिमाग पर एक एंकर बन गया। कमाल है। मतलब जब हम कोई चीज खरीदते हैं या सैलरी नेगोशिएट करते हैं, तो जो पहला नंबर बोला जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। पहली कीमत एक मानसिक लंगर डाल देती है, बाकी सारी बातचीत उसी के आसपास होती है। इसीलिए बेचने वाले अक्सर ऊंची कीमत से शुरुआत करते हैं। उन्हें पता है वो पहला नंबर आपके दिमाग पर चिपक जाएगा। ये सब जानकर तो लग रहा है कि हमारा दिमाग हमें कितनी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। और ये गलतियां सिर्फ बाहर की दुनिया के बारे में नहीं होती होंगी, हम अपने बारे में भी गलत सोचते होंगे। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही आम चीज है ओवर कॉन्फिडेंस या अति आत्मविश्वास, और इसका एक बढ़िया उदाहरण है प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी। अच्छा, ये वो है जब हम सोचते हैं कि कोई काम तो बस चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम और पैसा दोनों उम्मीद से कहीं ज्यादा लग जाते हैं। हाँ हाँ, वही। जैसे घर रेनोवेट कराना हो या कोई नया प्रोजेक्ट। मेरे साथ तो हमेशा होता है। हम सबके साथ होता है। हम अक्सर बहुत ज्यादा आशावादी हो जाते हैं। हमारा सिस्टम 1 सबसे अच्छी सिचुएशन सोचता है, सब कुछ बढ़िया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो पिछली बार की दिक्कतों को भूल जाता है। लगता है बड़ी-बड़ी कंपनियां और सरकारें भी इसका शिकार होती हैं। अरे बिल्कुल। सिडनी ओपेरा हाउस का किस्सा सुना है? सोचा था 4 साल में $7 मिलियन में बन जाएगा। हाँ, सुना है। असल में लगे 14 साल और $102 मिलियन। ये प्लानिंग फैलेसी का क्लासिक केस है। हम हमेशा बेस्ट केस सोचते हैं, वर्स्ट केस नहीं। और क्या हम अपनी काबिलियत को लेकर भी जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं? मतलब जिसे हम स्किल समझते हैं, कहीं वो सिर्फ किस्मत तो नहीं? ये बहुत गहरा सवाल है, और कानेमैन कहते हैं हाँ, ऐसा होता है। इसे वो कहते हैं स्किल का भ्रम, खासकर उन फील्ड्स में जहां लक या चांस का रोल बड़ा होता है, जैसे स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट? लेकिन वहां तो एक्सपर्ट्स होते हैं, फंड मैनेजर्स, सालों का अनुभव। हाँ, पर कानेमैन ने स्टडीज की। उन्होंने देखा कि जो फंड मैनेजर 1 साल टॉप पर थे, जरूरी नहीं कि अगले साल भी टॉप पर हों।
उनका प्रदर्शन बहुत कुछ रैंडम चांस जैसा था। ओह, लेकिन हमारा सिस्टम 1 क्या करता है? उसे कहानियां पसंद है, तो वो सफलता के पीछे स्किल, टैलेंट, जीनियस की कहानी बना लेता है। हम मान लेते हैं कि सफल इन्वेस्टर बहुत काबिल है, जबकि हो सकता है वो बस सही समय पर सही जगह था। किस्मत का रोल हम कम आंकते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो हमने देखा सिस्टम 1 के शॉर्टकट्स, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन कहानी में इनको नोबल टोन की प्रोस्पेक्ट थ्योरी के लिए मिला था। सही कहा ना मैंने? वो क्या है असल में? हाँ, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी उनके काम का आप कह सकते हैं दिल है, जिसे उन्होंने अपने साथी एमोस ट्वेर्स्की के साथ डेवलप किया। ये बताती है कि लोग असल में फायदे और नुकसान को देखकर फैसले कैसे लेते हैं, और ये पारंपरिक इकोनॉमिक्स के मॉडल से बहुत अलग है। अलग कैसे है ये पारंपरिक मॉडल से? पारंपरिक मॉडल मानता था कि हम लोग बड़े तर्कसंगत होते हैं, निरपेक्ष नतीजों को देखकर फैसला करते हैं। लेकिन प्रॉस्पेक्ट थ्योरी कहती है नहीं, हम एक रेफरेंस पॉइंट, एक शुरुआती बिंदु जो आमतौर पर हमारी अभी की स्थिति होती है, उसके मुकाबले होने वाले फायदे या नुकसान को देखकर फैसला करते हैं। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। तो इसमें क्या खास बात है? सबसे खास बात है लॉस अवर्जन, हानि से बचाव। लॉस अवर्जन? आसान शब्दों में, नुकसान का दर्द हमें खुशी के एहसास से कहीं ज्यादा तेज महसूस होता है। ज्यादा तेज? कितना ज्यादा? लगभग 2 गुना। मतलब 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से डबल होता है। हम नुकसान से बचने के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, यहां तक कि ज्यादा रिस्क लेने को भी। 2 गुना? तो इसका मतलब हम नुकसान से बचने के चक्कर में कई बार गलत फैसले ले लेते हैं? हाँ बिल्कुल, यही वजह है कि लोग नुकसान वाले शेयर बेचने में हिचकिचाते हैं। वो उस कागजी नुकसान को असली नुकसान नहीं बनाना चाहते। हाँ, ये होता है। या फिर लोग बुरी नौकरी या रिश्ते में फंसे रहते हैं। बदलाव में जो संभावित नुकसान दिखता है, उसका डर उन्हें रोक लेता है। हम स्टेटस को, यानी जैसी स्थिति है वैसी ही बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अनजाने नुकसान का डर जानी पहचानी तकलीफ से बड़ा लगता है। ये लॉस एवर्जन तो वाकई बहुत कुछ समझाता है। और प्रोस्पेक्ट थ्योरी में फ्रेमिंग का भी जिक्र है। उसका क्या मतलब है? फ्रेमिंग इफेक्ट ये दिखाता है कि किसी बात को कहने का तरीका, शब्दों का चुनाव हमारे फैसले को कैसे बदल सकता है, भले ही असलियत वही हो। शब्दों का खेल कैसे? मान लीजिए एक बीमारी है, 600 लोग मर सकते हैं, 2 इलाज हैं। ऑप्शन ए, इस इलाज से 200 जानें बचेंगी। ऑप्शन बी, इस इलाज से 400 लोग मरेंगे। है तो दोनों एक ही बात। 600 में से 200 बचेंगे मतलब 400 मरेंगे। बिल्कुल, पर ज्यादातर लोग ऑप्शन ए चुनते हैं, क्योंकि जान बचाना सुनने में अच्छा लगता है। पॉजिटिव फ्रेमिंग है। अच्छा। अब देखिए, ऑप्शन सी, इस इलाज में 13 चांस है कि 600 लोग बचेंगे, 22 चांस है कि कोई नहीं बचेगा। ऑप्शन डी, इस इलाज में 13 चांस है कि कोई नहीं मरेगा, 23 चांस है कि 600 लोग मरेंगे। ये भी गणित के हिसाब से वही बात है, पर अब ज्यादातर लोग ऑप्शन सी चुनते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी में 600 लोग मरेंगे वाली बात डराती है। सिर्फ शब्दों के हेरफेर से फैसला बदल गया। अरे वाह, ये तो कमाल की मनोवैज्ञानिक चाल है। इसका मतलब मार्केटर, नेता सब इसका इस्तेमाल करते होंगे। रोज करते हैं। 90% फैट फ्री सुनने में 10% फैट से हेल्दी लगता है ना? हाँ बिल्कुल। या अभी खरीदे और बचत करें सुनने में अभी भुगतान करें से अच्छा लगता है। फ्रेमिंग हमारे फैसलों को चुपके से कंट्रोल करती है। दिमाग के 2 सिस्टम, इतने सारे बायस, नुकसान का डर, शब्दों का खेल। लगता है हमारे अंदर बहुत कुछ चलता रहता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। और कान्हे मैंने एक और दिलचस्प बात कहते हैं, हमारे 2 सेल्फ या 2 स्व के बारे में। हाँ, ये उनके काम का एक और बहुत गहरा हिस्सा है। वो कहते हैं हमारे अंदर सिर्फ 2 सोचने वाले सिस्टम ही नहीं है, बल्कि 2 अलग-अलग स्व भी हैं। एक जो अनुभव करता है और एक जो याद रखता है। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ, ये कैसे अलग हैं? एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वो है जो अभी इस पल में जी रहा है, हर पल का सुख, दुख, मजा, बोरियत महसूस कर रहा है। जैसे अभी आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंसिंग सेल्फ एक्टिव है। लेकिन जब हम अपने गुजरे हुए कल के बारे में सोचते हैं या आने वाले कल के लिए कोई फैसला लेते हैं, जैसे अगली छुट्टी कहाँ मनाएं, तब हमारा रिमेंबरिंग सेल्फ यानी याद रखने वाला स्व हावी हो जाता है। और ये याद रखने वाला स्व कैसे काम करता है? ये क्या सब कुछ याद रखता है? नहीं, यही तो बात है। ये याद रखने वाला स्व हमारी जिंदगी की कहानी लिखता है, पर ये बड़ा पक्षपाती कहानीकार है। ये पूरे अनुभव को याद नहीं रखता। ये मुख्य रूप से 2 चीजों पर फोकस करता है। उस अनुभव का सबसे तीव्र पल, चाहे अच्छा हो या बुरा, जिसे पीक कहते हैं, और वो अनुभव खत्म कैसे हुआ, एंड। पीक और एंड। हाँ, और सबसे अजीब बात यह है कि वो अनुभव कितनी देर तक चला, उसकी अवधि या ड्यूरेशन को ये लगभग भूल ही जाता है। इसे पीक एंड रूल कहते हैं। अवधि भूल जाता है
मतलब एक छोटी बहुत दर्दनाक चीज एक लंबी कम दर्दनाक चीज से ज्यादा बुरी याद रह सकती है अगर उसका अंत बुरा हो। बिल्कुल। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जिन लोगों की दर्दनाक मेडिकल जांच थोड़ी ज्यादा देर चली पर अंत में दर्द कम था, उन्होंने उसे कम बुरा बताया उन लोगों के मुकाबले जिनकी जांच जल्दी खत्म हुई पर ज्यादा दर्द के साथ खत्म हुई। अरे, क्योंकि याद रखने वाले स्व के लिए अंत कैसा था ये ज्यादा मायने रखता है, कुल दर्द कितना था ये नहीं। इसी तरह हम छुट्टियां प्लान करते वक्त अक्सर उन खास पलों के बारे में सोचते हैं जो फोटो में अच्छे लगेंगे, पीक, न कि हर दिन के आराम के बारे में, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की खुशी। हमारा याद रखने वाला स्व हमारे भविष्य के फैसले लेता है जो शायद हमारे अनुभव करने वाले स्व के लिए बेस्ट ना हो। ये सब जानना तो मतलब आंखें खोलने वाला है। सिस्टम 1, सिस्टम 2, इतने सारे पूर्वाग्रह, लॉस एवर्जन, फ्रेमिंग और अब ये 2 अलग अलग सेल्फ। ऐसा लगता है कि ठीक से लॉजिकली फैसला लेना तो बहुत ही मुश्किल है। तो फिर इस सारी जानकारी का हम करें क्या? क्या कोई तरीका है इन गलतियों से बचने का? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। और अच्छी बात यह है कि कहानेमन हमें निराश नहीं करते। उनका मकसद हमें रोबोट बनाना नहीं है, वो नामुमकिन भी है। मकसद है कि हम इन चीजों के बारे में जानें, जागरूक बने, और इस जागरूकता से ही हम कुछ प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। अच्छा, तो क्या है वो कदम? कुछ टिप्स? सबसे पहला और सबसे जरूरी, अपने सिस्टम 1 को पहचानिए और जब जरूरत हो, खासकर बड़े फैसलों में, उसे धीमा कीजिए। धीमा करें कैसे? रुकिए, सोचिए, एकदम से रिएक्ट मत कीजिए। जानबूझकर अपने सिस्टम 2 को जगाइए। खुद से पूछिए, क्या मैं जल्दबाजी कर रही हूं? क्या मेरे पास पूरी जानकारी है? ऐसा क्या सबूत है जो मेरा मन बदल सकता है? बड़े फैसलों पर सोचने के लिए वक्त निकालिए। ठीक है, रुकना और सोचना। और दूसरा, उपलब्धता ह्यूरिस्टिक से सावधान रहिए। जब आप किसी चीज के रिस्क या फायदे का अंदाजा लगा रहे हो तो सिर्फ उन कहानियों पर मत जाइए जो आसानी से याद आ जाती हैं। आंकड़े देखने की कोशिश कीजिए। बेस रेट क्या है? क्या मीडिया की कहानी पूरी तस्वीर दिखा रही है? आंकड़े देखना ठीक है। और वो प्लानिंग फैलेसी, उसका क्या करें? वो तो हर बार होती है। प्लानिंग फैलेसी के लिए प्लान बनाइए। मतलब जब भी आप किसी काम के लिए टाइम या बजट का अनुमान लगाएं तो अपने पहले अनुमान को थोड़ा बढ़ा दीजिए, 1.5 गुना या 2 गुना कर दीजिए। 2 गुना? हाँ, और हमेशा कुछ बफर टाइम या पैसा रखिए अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स के लिए। मानकर चलिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही। मर्फी का लॉ याद है ना? हाँ, ये तो बहुत काम की सलाह है। और लॉस अवर्जन, उस नुकसान के डर से कैसे लड़ें? नुकसान को रीफ्रेम करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर कोई शेयर गिर रहा है और आप उसे बेचने से हिचक रहे हैं तो खुद से पूछिए, अगर ये शेयर मेरे पास आज नहीं होता तो क्या मैं इसे इस कीमत पर खरीदता? अच्छा सवाल है। हाँ, ये आपको उस नुकसान के डर से बाहर निकालकर थोड़ा लॉजिकली सोचने में मदद करेगा। यही बात किसी प्रोजेक्ट या रिश्ते पर भी लागू हो सकती है। ये अच्छा तरीका है। और कोई आखिरी टिप? एक और बहुत पावरफुल चीज है अपने माहौल को डिजाइन करना। क्योंकि सिस्टम 1 तो ऑटो पायलट पर चलता है, आसान रास्ता लेता है, हाँ। है ना? तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए कि अच्छे फैसले लेना आसान हो जाए, डिफॉल्ट बन जाए। जैसे हेल्दी खाना है तो फल सामने रखिए, बिस्किट छुपा दीजिए। सोशल मीडिया कम करना है तो ऐप को होम स्क्रीन से हटा दीजिए। इसे नज करना कहते हैं। छोटे छोटे बदलाव जो आपको सही दिशा में धकेलते हैं। तो इन छोटे छोटे बदलावों से हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। हाँ, जागरूकता पहला कदम है और ये तरीके उस जागरूकता को एक्शन में बदलने में मदद करते हैं। मकसद परफेक्शन नहीं है, बस थोड़ा बेहतर होना है। ये समझना है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और उसकी कमजोरियों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। तो आज हमने दिमाग के अंदर की एक अद्भुत दुनिया देखी। कैसे हमारे अंदर एक तेज फुर्तीला सिस्टम 1 और एक धीमा मेहनती सिस्टम 2 काम करते हैं, और कैसे कई तरह के पूर्वाग्रह जैसे कॉग्निटिव ईज, हेलो इफेक्ट, उपलब्धता, एंकरिंग, प्लानिंग फैलेसी हमें भटका सकते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि कैसे नुकसान का डर और बातों को कहने का तरीका हमारे चुनाव बदल देता है। और आखिर में वो 2 सेल्फ वाली बात, एक जो जीता है, एक जो याद रखता है, वो भी काफी सोचने पर मजबूर करती है। ये सब जानकर कभी-कभी लगता है कि हम कितने इरेशनल हो सकते हैं। हाँ, पर इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जानकारी हमें ताकत देती है। अब हमें पता है कि दिमाग में ये खींचतान चल रही है। हम सिस्टम 1 की स्पीड और सिस्टम 2 के लॉजिक दोनों को समझ सकते हैं
और इस जानकारी से हम अपने फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं। तो असल चुनौती शायद इन बायसेस को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना है और ये समझना कि कब अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें और कब रुककर सिस्टम 2 से काम लें। बिल्कुल सही। और शायद असली सवाल अब ये है कि इस समझ का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को, अपने फैसलों को, अपने माहौल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि वो हमारी असल ज़रूरतों और लंबी खुशी से मेल खाएं, ना कि सिर्फ सिस्टम 1 की जल्दबाजी या याद रखने वाले स्व की पक्षपाती कहानियों से। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लें, एक पल रुकें, सोचें अभी कौन चला रहा है, सिस्टम 1 या सिस्टम 2, और क्या कोई बायस है जो चुपके से असर डाल रहा है। अपने दिमाग के इन 2 किरदारों को एक्शन में देखना शुरू कीजिए, आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता